दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस बनते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके नाविक एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना है। और इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने जो है इनमें से किसकी स्थापना की थी? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन या फिर आर्य समाज। तो देखिए राजा राम मोहन राय ने जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज। देखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, 1828 ईस्वी में। और इसका काम था कि समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है उनको दूर करना, ठीक है। ये भी जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है? तो देखिए नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य महाप्रभु जो कि बंगाल से संबंधित थे, नरसिंह मेहता गुजरात और वल्लभाचार्य गुजरात। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वल्लभाचार्य गुजरात, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य गुजरात, ठीक है। और मैं अगर आपको बताऊं कि वल्लभाचार्य कौन थे, तो देखिए ये वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इनके सम्मान में जो है 1977 में जो है भारत सरकार ने इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था, ठीक है। ये भी जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक बंगाल में पूछा गया है। तो बंगाल में देखिए भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य महाप्रभु जो कि पश्चिम बंगाल के नदिया से रहने वाले थे और भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक कवि थे, ठीक है। और साथ ही जो है इन्होंने वैष्णव धर्म का भी काफ़ी प्रचार प्रसार बंगाल में किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, आप ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे यहाँ पे पूछा गया है इंडिया का, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं सिमसा जलप्रपात, होगेनकल जलप्रपात, कोर्टस्लम जलप्रपात या फिर जोग जलप्रपात। तो देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है आपका जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों जोग जलप्रपात जो कि 253 मीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है वो 253 मीटर यानी कि 253 मीटर है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। कर्नाटक राज्य में स्थित है जोग प्रपात, ठीक है। और ये जो है आपके शरावती नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और वर्तमान में जो है इसका नया नाम भी एक है, उसको कहा जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ये पॉइंट्स भी जो है आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, काफ़ी बार इनमें से भी जो है क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों साथ ही आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो है भाई अपना स्कोर ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि आप लोग इन 20 क्वेश्चंस में से कितना मार्क्स स्कोर करते हैं, जिससे कि आप लोगों को भी अपनी प्रिपरेशन लेवल का अंदाज़ा लगेगा और मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन किस लेवल की है। तो इसलिए जो है आप लोग अपना स्कोर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये भी आप लोगों को ज़रूर से बताना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक होती है, यानी कि एक डेल्टा के निर्माण के लिए इनमें से कौन कौन सी परिस्थितियों का होना आवश्यक माना जाता है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि नदी में बोझ की अधिक मात्रा, बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर बी, मुहाने पर ज्वार भाटे से मुक्त होना, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना, क्योंकि नदी का वेग जब ज़्यादा होगा तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सभी का होना आवश्यक होता है एक डेल्टा के निर्माण के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है। ठीक है, महाविस्फोटक सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसको जो है वो बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, और बिग बैंग थ्योरी जो है वो जॉर्ज लेमेंतायर नामक एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक या फिर ये जो आपके भूगोल शास्त्र के थे इनके द्वारा दी गई थी। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड जो है वो लगातार विस्तार कर रहा है, यानी कि ब्रह्मांड जो है वो फैल रहा है। तो ये जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है महाविस्फोटक सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग थ्योरी। आपको जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार देखने को मिलता है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो ये जो इसका दूसरा नाम है आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का भाग नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो सौर मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या फिर निहारिका। तो देखिए एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, ये तीनों जो है वो हमारे सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन एक नेबुला जिसमें एक तारे का निर्माण होता है ये हमारे सौर मंडल का भाग नहीं है। ठीक है, नेबुला से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक नए तारे का जन्म कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है कि एक नए तारे का जन्म जो है वो निहारिका में यानी कि नेबुला में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहारिका, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नेबुला। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहली बार बताया था या फिर कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए भाई, कोपरनिकस ने जो है सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है और ये पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोपरनिकस। काफ़ी लोग जो है यहाँ पर गैलीलियो कर बैठते हैं आंसर, लेकिन ये जो है यहाँ पर गलत हो जाता है। कोपरनिकस ने जो है सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और साथ ही जो है ये भी बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपके एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो डिफेंस के लिए भी जो है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए भाई, पृथ्वी के जो सर्वाधिक समीप तारा है वो है आपका सूर्य। ठीक है, यानी कि सन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। सूर्य भी भाई एक तारा है, ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी बार जो है ये भी पूछा जाता है। तो देखिए सूर्य जो है वो हमारे सर्वाधिक समीप है, लेकिन समीप होने का मतलब ये नहीं है कि ये जो है कुछ ही किलोमीटर दूर है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, भूगोल में जब भी आपको समीप बोला जाए तो आप लोग भाई करोड़ों में समझ लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई ये 1000 2000 किलोमीटर है या कितना है, लेकिन ये जो होती है वो करोड़ों में दूरी होती है। ठीक है, तो सबसे समीप तारा जो पृथ्वी के है वो है सूर्य। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये क्वेश्चन जो है आपके नाविक एग्ज़ाम के लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसमें जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें जो है आपके देश नहीं पूछ करके भारत में से राज्य पूछे गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान से देखिएगा कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से कौन से देश से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शंस दिए गए हैं केन्या, मेक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। ठीक है,
तो देखिए मैक्सिको देश से होकर के जो है वो भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ पर बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि पूरी साल में जो है वो दिन और रात कहाँ पर इक्वल होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, आर्कटिक वृत्त पर या फिर विषुवत रेखा पर। तो देखिए दिन और रात जो है वो पूरी साल जो बराबर होते हैं वो होते हैं आर्कटिक वृत्त पर। ठीक है, आर्कटिक सर्कल पर जो है भाई पूरी साल दिन और रात बराबर होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि मोना लोआ एक उदाहरण है। ठीक है, तो मोना लोआ क्या है, देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी या फिर ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का उदाहरण है। तो देखिए भाई मोना लोआ जो है वो एक एक्टिव ज्वालामुखी है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोना लोआ इज़ एन एक्टिव वोल्केनो, यानी कि मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भाई आपके यूएसए यानी कि अमेरिका में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है। एयरफोर्स वाई ग्रुप में प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो देखिए लावा जब ठोस होकर के ठंडा हो जाता है तो उससे बनने वाली जो चट्टानें होती है, यानी कि इनके फलस्वरूप जो चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें कहा जाता है प्लूटोनिक चट्टानें। ठीक है, प्लूटोनिक रॉक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ठीक है, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो आपका है किलायु ज्वालामुखी। ठीक है, और ये जो किलायु ज्वालामुखी है ये आपका हवाई आइलैंड पर स्थित है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये जो है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। यहाँ पर पूछा गया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ओटोकामा, कोलोरेडो, गोबी मरुस्थल या फिर थार का मरुस्थल। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो आपका है थार का मरुस्थल, जो कि इसका 60% हिस्सा जो है वो आपके हमारे राजस्थान से आता है। ठीक है, कहाँ से, राजस्थान। 60% हिस्सा इसका है राजस्थान में। और ये जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, जो कि 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय इसलिए विश्वविख्यात था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विख्यात था भाई। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या फिर रसायन शास्त्र। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन हेतु विश्वविख्यात हुआ करता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो आपके बिहार में स्थित है, जिसे गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। गुप्त शासक के बारे में बात की गई है जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने या फिर श्रीगुप्त ने। तो देखिए वो गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और इन्होंने ही जो है वो गुप्त संवत की स्थापना या फिर गुप्त संवत की शुरुआत की थी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है कि किस समूह के खेलों में
प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। यानी कि ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो कि आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं, उनमें 7-7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं बास्केटबॉल और कबड्डी, बास्केटबॉल और वाटर पोलो, या वाटर पोलो व कबड्डी, या ऑप्शन नंबर डी पोलो और खो खो। तो देखिए भाई, वाटर पोलो और कबड्डी इन दोनों खेलों में जो है खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाटर पोलो और कबड्डी। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर दोनों खिलाड़ी होते हैं। कौन सा खेल ऐसा है या फिर स्पोर्ट ऐसा है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों प्लेयर होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं कॉर्फ बॉल, नेट बॉल, सॉफ्ट बॉल, या फिर हैंड बॉल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्फ बॉल, जिसमें महिला और पुरुष दोनों खेल सकते हैं, यानी कि दोनों हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्फ बॉल। तो देखिए भाई, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। ठीक है, यानी कि ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस दिए गए हैं रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, या फिर IFA शील्ड। तो भारत का सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो आपका है डूरंड कप। तो इस क्वेश्चन हेतु हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डूरंड कप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके SSC, रेलवे और डिफेंस तीनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए है, और इसका सही आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन फॉर यू में आपके लिए क्वेश्चन है कि वेटन कप किस खेल से संबंधित है। वेटन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ऑप्शंस दिए गए हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, या फिर टेनिस। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, और साथ ही आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको जो है आपको ज़रूर से देख लेना है, और साथ ही जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी करवा दूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए पूछे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे जो कि आपके लास्ट टाइम आए थे। ठीक है, तो सारे वीडियोस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो पूरा ज़रूर से देखिएगा और अपने नोट्स पर ही तैयार करते रहिएगा। आप लोग जो है नोट्स तैयार नहीं करते हो, गलती यही करते हो, तो आपको जो है टाइम टू टाइम नोट्स तैयार करते रहना है। और साथ ही जो है एक चीज़ आप लोग और गलती कर बैठते हो, आपको जो है सिलेबस ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। लेकिन काफ़ी लोग जो है क्या करते हैं कि सिलेबस को देखते नहीं है और उसके बिना ही जो है सब कुछ पढ़ते जाते हैं। तो आपको भाई बेकार की चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो कि आपके सिर्फ सिलेबस में दी गई है आपको वही पढ़ना है। तो सिलेबस की PDF जो है मैंने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दी है, आप लोग जो है वहाँ से उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है थोड़ा बहुत पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।